हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा। अब इस लेक्चर में हम लोग एक नया एटॉमिक मॉडल देखने जा रहे हैं विच इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, सॉरी एस जो है एपोस्ट्रोफी एस वो गलत जगह लगा, इट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, नील बोर ये साइंटिस्ट का नाम था। इसने हमको जो एटॉमिक मॉडल दिया इट वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, है ना। फाइनली हम लोगों ने एक्सेप्ट किया एक ऐसा मॉडल, ये एक ऐसा मॉडल था जिसने सारी कमियां दूर करी जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में थी। ओके हाँ, लेकिन इसकी खास बात है ये तीन पोस्टुलेट्स है, इसके तीन पोस्टुलेट्स, देयर आर 3 पोस्टुलेट्स, है ना। 3 पोस्टुलेट्स है, फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट एंड थर्ड पोस्टुलेट। पोस्टुलेट्स यानी उसका जो बोलना था, है ना, उसको नाम दिया पोस्टुलेट। ओके, देखेंगे हम लोग स्पेलिंग के साथ में ही देखेंगे। ओके, तो 3 पोस्टुलेट्स हमको पढ़ना है। ये लेक्चर में हम लोग 3 पोस्टुलेट्स ही पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विथ फर्स्ट पोस्टुलेट which is the electrons revolve around the nucleus in a circular orbits. The centripetal force necessary for the circular motion is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the nucleus. Okay, अभी देखो, एक तो पता चल गया था, अभी तक हम लोगों ने रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से ये तो सीख लिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अबाउट, और न्यूक्लियस ये पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है, कोर है। ओके, तो अगर हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा तो ये न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेट अस से ये एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको पता है, रोटेशनल डायनामिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक ये सेंट्रीपिटल फोर्स है सर्कुलर मोशन होता रहेगा, जिस दिन सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म सर्कुलर मोशन खत्म, है ना। ये तो पता है, हमको पता है ना, ये चीज रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा है। अब ये इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, ये न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। द न्यूक्लियस इज अट्रैक्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन पे सेंटर के तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो इन शॉर्ट फर्स्ट पोस्टुलेट यानी Fe इज इक्वल टू FCP, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना रहेगा, लेट अस से इस एटम का एटॉमिक नंबर है Z, है ना, एटम का एटॉमिक नंबर है Z। इसका मतलब क्या है, इसमें Z प्रोटॉन्स है और Z इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमको पता है, ये तो हमको पता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हुआ, न्यूक्लियस पे चार्ज हुआ Ze प्लस Ze। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, Ze। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, E, मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन Ze इंटू E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर Rn स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू mVn स्क्वायर बाय Rn। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आगे बहुत काम में आएगा। Ze इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Rn इज रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट। V is velocity of electron in nth Bohr orbit, है ना, एंड Rn तो वही है रेडियस, m is mass of electron, है ना, क्लियर। Z is atomic number, क्लियर। तो ये इक्वेशन ध्यान में रखना है, दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, ठीक है।
सेकेंड पोस्टुलेट, अभी देखो रदरफोर्ड ने भी ये बात कही थी, नील बोर भी यही बात कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और हम लोगों ने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ये भी रदरफोर्ड के मॉडल से ये भी समझा था कि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा है। ये एटम अगर पकड़ा हम लोगों ने तो इसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा है, इसका मतलब बहुत सारी खाली जगह है। ओके, बहुत सारी खाली जगह है एटम के अंदर, और इन्हीं खाली जगह में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भी रिवॉल्व करेगा क्या? किधर भी रिवॉल्व करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स किधर भी रिवॉल्व नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, जहां पे एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बस उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा अपना इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इन शॉर्ट दूसरे पोस्टुलेट ने इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में कहा। किसके बारे में कहा? इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में। क्या कहा दूसरे पोस्टुलेट ने? देखो, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली टेक सर्टन फिक्स्ड वैल्यूज सच दैट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट्स is an integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant. Okay, अब देखो ये अपन इसको समझने से पहले एक चीज समझा देता हूं। कोई भी चीज जो गोल घूमती है उसके पास में एंगुलर मोमेंटम होता है। ओके, उसके पास में क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। कोई भी चीज जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम, it is mass of that object, velocity of that object and radius of the circular orbit. ये होता है एंगुलर मोमेंटम। तो सेकेंड पोस्टुलेट, जो बोर का सेकेंड पोस्टुलेट है, उसका क्या कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम रहेगा h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, वेयर n is also known as principal quantum number. Where n is known as principal quantum number. मतलब अगर पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू 1 लेना है। अगर दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 2 लेना है। अगर तीसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो n का वैल्यू 3 लेना है। That's it. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लो। ओके, क्लियर विद दिस? सेकेंड पोस्टुलेट समझा। सेकेंड पोस्टुलेट हिंदी में समझाता हूं, है ना। सेकेंड पोस्टुलेट में ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जहां उनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। ओके, क्लियर विद दिस? सॉरी, थर्ड पोस्टुलेट डायरेक्ट आ गया। एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी। इन डूइंग सो इट एमिट्स अ फोटॉन ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन इट्स एनर्जीज इन द टू ऑर्बिट्स। इसका मतलब क्या है? देखो मैं समझाता हूं। सपोज ये दो ऑर्बिट्स हैं हमारे पास में, ये पहले भी समझा चुका हूं ऑलरेडी में, है ना। सपोज दिस इज pth orbit, okay, this is nth orbit and this is pth orbit। या फिर हम लोग इसको एक काम करेंगे, इसको बोलेंगे mth orbit and this is nth orbit, है ना। mth ये हाइयर एनर्जी ऑर्बिट है और nth ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो क्या बोलना है कि जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन यानी मूव करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होगी, है कि नहीं। तो जितनी एनर्जी कम होगी ना, उतने एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा, उतने एनर्जी का फोटोन बाहर आएगा। अब ये एनर्जी किसके इक्वल रहेगी? सपोज em ये एनर्जी है mth ऑर्बिट की, en ये एनर्जी है nth ऑर्बिट की। तो जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी रहेगी em माइनस en, em माइनस en। ओके, तो हम लोग इक्वेशन जो याद रखेंगे यहां पे, em माइनस en ये एनर्जी ऑफ फोटोन दैट इज इक्वल टू h न्यू या फिर hc बाय लैम्डा।
और यही इक्वेशन आगे जाके हम लोग यूज करेंगे, हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और जहां पे मैं तुमको समझाऊंगा इन्हीं इक्वेशन से हम लोग वो इक्वेशन डिराइव करेंगे 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n² माइनस 1/m², यही इक्वेशन यूज करके आगे, लेकिन आगे के लेक्चर्स में। तो समझा सबको तीन पोस्टुलेट? तो बोर ने तीन पोस्टुलेट्स में तीसरे पोस्टुलेट में यह कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे ट्रांजिशन करेगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस रहेगा ना वो फोटोन के रूप में बाहर आएगा, है ना। जेव्हा ही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिटहून लोअर एनर्जी ऑर्बिटवर येते तर तो एक फोटॉन एमिट करते आणि त्या फोटॉनची एनर्जी त्या एनर्जीच्या डिफरन्सच्या इक्वल असते. ओके, क्लियर विथ दिस? सो दीज वेर द थ्री पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर्स एटॉमिक मॉडल. अगले लेक्चर में हम लोग रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ बोर ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ बोर ऑर्बिट इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. दैट्स इट.